हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से बोधिसत्व जीके क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी में पर्यावरण। तो सबसे पहले पर्यावरण है क्या? तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग या वस्तुएं या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। होता है परितंत्र, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, उसे ही परितंत्र बोला जाता है। अतः कि हमारे ये हो गया पर्यावरण। अब आता है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो हमारे पृथ्वी के अंदर टॉपिक है। तो इसके इसमें क्या है कि विश्व के सबसे गहरी खान जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई लगभग कितना है? 4 किलोमीटर। ये नोट में है कि विश्व की सबसे गहरी खान और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और ये विश्व की इसकी गहराई कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी के अंदर अब आता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। और यह सबसे पतली परत होती है, और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली है। और यह सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सीएल भी कहते हैं। मतलब ये किससे बनी होती है भूपरपट्टी? सिलिका और एल्यूमिना से। और ये कितनी सतह पर कितनी फैली होती है? तो ये 35 किलोमीटर समुद्री सतह में, ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। सिलिका और मतलब महासागरीय परपटी जो बनी होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। और महाद्वीपीय परपटी जो बनी होती है वो आपका सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, इसलिए इसको सीएल बोलते हैं। होता है परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। परपटी के नीचे ठीक नीचे क्या होता है? ये मेंटल होता है। ये परपटी हो गया, इसके नीचे ठीक क्या है? ये मेंटल है। क्या है? ये मेंटल है। तो जो 2900 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, मेंटल जो होती है वो कितने किलोमीटर तक फैली होती है? 2900 किलोमीटर तक फैली होती है। और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर। और यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। मुख्यतः किसकी बनी होती है? निकल एवं लोहे की बनी होती है। और इसलिए इसे निफे कहते हैं। तो निकल निकल हो गया, और लोहा का आपका हो गया फेरस Fe, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। और जिसकी क्रोड की त्रिज्या मेंटल की त्रिज्या कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। और ये मेंटल जो है 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल जो है 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला हुआ है। और ये मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। और केंद्र क्रोड का तापमान जो और दाब जो होता है काफी उच्च होता है। फिर क्रोड का तापमान जो होता है, क्रोड का तापमान जो होता है काफी उच्च होता है, और दाब भी काफी यहाँ ज्यादा होता है। तथा पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। जो परपटी है वो पृथ्वी का आयतन का लगभग, मतलब मेंटल क्रूड में से मिला के क्या होता है परपटी में, कि परपटी का जो हिस्सा है सिर्फ 1% है। और जबकि 84% मेंटल है, ये 84% मेंटल है। और 15% हिस्सा जो है वो क्रोड है। अब उसमें जैसे क्रोड आ गया, आंतरिक क्रोड आ गया, बाह्य क्रोड आ गया। तो मतलब 1% परपटी, 1% परपटी, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अतः सेल एवं खनिज। तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी जो बनी है अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? हम लोग सेल बोलते हैं। मुख्य रूप से सेल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री भी कहते हैं, अवसादी सेल को सेडिमेंट्री भी कहते हैं, आग्नेय को इग्नियस कहते हैं, एवं
कायांतरित सेल जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मतलब आग्नेय का हो गया इंग्लिश इग्नियस, अवसादी का सेडिमेंट्री, और कायांतरित का मेटामॉर्फिक। अब आता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। जब द्रवित लावा जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो परपटी पर इस प्रकार से बने सेलों को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जब द्रवित लावा सतह पर आ गया और अचानक ठंडा हो गया, और तो इसी प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्वेदी सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेसाल्ट जो हो गया, वो बहिर्वेदी सेल का उदाहरण हो गया। होता है दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट सेलों ही से बना है। दक्कन पठार किससे बना है? वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ये जो दक्कन पठार बना है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना है। होता है द्रवित मैग्मा कभी कभी परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब जब द्रवित लावा या द्रवित मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, तो वो हो गया बहिर्वेदी, जिसका उदाहरण हो गया बेसाल्ट, जो दक्कन बना है बेसाल्ट पठार से। और फिर कभी कभी क्या होता है कि द्रवित मैग्मा भूपरपटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार ठोस सेल को अंतर्वेदी कहते हैं। मतलब बाहर सतह पर जो ठंडा हो गया उसको बहिर्वेदी, जैसे उदाहरण में बेसाल्ट दक्कन का पठार, और अंदर में ही अगर ठंडा होगी तो इसे अंतर्वेदी सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेनाइट सेल जो हो गया वो आपका अंतर्वेदी सेल हो गया, और आपका जो बेसाल्ट हो गया वो आपका बहिर्वेदी सेल हो गया। अतः सेल लुढ़क कर या चटक कर या एक दूसरे को टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। सेल क्या होता है कि मतलब लुढ़कने से या चटक या टूटने से, कभी कभी टकरा कर टूटने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, और इन कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद क्या होते हैं? दब कर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। मतलब पत्थरों के, चट्टानों के सेलों के छोटे छोटे पार्ट का छोटे छोटे कण क्या होते हैं? अवसाद कहलाते हैं। और ये अवसाद क्या होते हैं कि दब कर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, और इसी प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अतः आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कायांतरित सेल में परिणत हो जाते हैं। मतलब आग्नेय सेल का जो पार्ट हो गया, आग्नेय सेल जो हो गया, और अवसादी सेल हो गया, ये दोनों सेल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाते हैं कि ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी का स्लेट में परिवर्तित होना, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होना, ये हो गया कायांतरित सेल का उदाहरण। तो सेल चक्र क्या होता है? जैसे मैग्मा पहले, फिर आग्नेय सेल, फिर अवसादी, फिर अवसाद सेल, फिर कायांतरित सेल। सबसे पहले क्या होता है? मैग्मा होता है, फिर मैग्मा ठंडा हो जाता है, फिर आग्नेय सेल बनता है, आग्नेय सेल से अवसादी बनता है, अवसाद से अवसादी सेल बनता है, अवसादी सेल से फिर कायांतरित सेल बनता है। तो सेल विभिन्न प्रकार के खनिज से बनी है। जैसे ये खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जैसे जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये हो गया सेल। जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। तो इस प्रकार मेरे दोस्तों सेल क्या है और उस सेल के प्रकार क्या है? जैसे आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। अब आग्नेय सेल में अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में क्या उदाहरण है? तो अंतर्वेदी का उदाहरण हो गया आपका ग्रेनाइट सेल, बहिर्वेदी का उदाहरण हो गया आपका बेसाल्ट सेल, जो बेसाल्ट आपका दक्कन का पठार जो बना है वो आपका बेसाल्ट सेल से ही बना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से इसको समझें और जानने की कोशिश करें, और इस वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।